हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल अकाउंटिंग हिल पे। मैं हूं अमित जिंदल, आपका अकाउंट्स टीचर। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे डे नंबर 28, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखिए, ये पार्टनरशिप का लास्ट चैप्टर है। हमने पार्टनरशिप के सारे चैप्टर्स प्रॉपर डिटेल में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ कंप्लीट करे हैं। अब ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉर्मली इसमें से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। और चैप्टर है भी बहुत आसान। बस आपको करना क्या है, आपको कंसिस्टेंसी से वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्लास को लास्ट तक देखना है और सारे कंसेप्ट्स एक एक करके नोट डाउन करने हैं और आपको अच्छी तरीके से रिवीजन करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, जर्नल एंट्रीज मैं करवाऊंगा, बस आपको मेरे साथ कंटिन्यूअस पढ़ना है। बट यार, एक रिक्वेस्ट, आप क्लास देखते हो, सब कुछ करते हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करा करो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। जो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका टॉपिक, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। देखो, क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। आपने पढ़ा था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस व्हेन देयर इज चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। पार्टनर्स के बीच में जब रिलेशनशिप चेंज होता है, जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसे हम कहते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म when partner decided to close their business, when partners decided to wind up their business due to any reason, is known as the dissolution of partnership firm. जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि अब वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, दे डू नॉट वांट टू कंटिन्यू द बिजनेस, वो अपने बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वो थ्योरी में हम अलग से कवर अप करेंगे। फिलहाल हम ये समझ रहे हैं कि जब भी पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू नहीं रखेंगे, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब आपको यहां पर दो वर्ड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला वर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और दूसरा वर्ड है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? when there is change in relationship when there is change in relationship among the partners पार्टनर्स के बीच में जब भी रिलेशनशिप चेंज होता है, जैसे सच एज एडमिशन, जब पार्टनर फर्म में नया पार्टनर फर्म में एंट्री करता है एडमिशन ऑफ पार्टनर के टाइम पे, ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर, ठीक है, या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, जब पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें चेंजेस आते हैं किसी भी रीजन से, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ बिजनेस रिलेशन, एंड ऑफ बिजनेस रिलेशन। ठीक है, यहां पे रिलेशन चेंज नहीं हो रहा है, रिलेशन खत्म हो रहा है। when there is winding up of the business, जब बिजनेस बंद हो रहा हो, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखो, आपको बहुत ध्यान से इसका डिफरेंस समझना है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आप पढ़ चुके, जो भी आपने रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, वो सारा का सारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ही तो था। ठीक है ना? तो आपको यहां पे बहुत ध्यान से समझना है कि व्हेन देयर इज चेंज इन रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स, उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। जब बिजनेस का रिलेशन खत्म हो रहा हो,
उसे हम कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होगा, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर हम बुक्स की बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बेसिकली बुक्स में नेसेसरी चेंजेस करे जाते हैं, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे बुक्स को क्लोज्ड कर दिया जाता है। कैसे क्लोज्ड करते हैं वो हम देखेंगे, और कैसे नेसेसरी एडजस्टमेंट करते थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वो हमने सारा सीख लिया। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के टाइम पे बिजनेस के असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू करा जाता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे बिजनेस के असेट्स को सोल्ड आउट किया जाता है और उससे जो अमाउंट रियलाइज होता है उसकी हेल्प से लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। क्लियर, समझ में आया? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वॉलंटरी इन नेचर है, पार्टनर्स की अपनी मर्जी से होता है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी वॉलंटरी और कंपलसरी। देखो वॉलंटरी भी हो सकता है, पार्टनर्स डिसाइड करे कि यार हमें बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना, या कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाए जैसे कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए या सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, किसी भी एक पार्टनर जो है बिकम अनसाउंड माइंड, वो पागलपन हो जाए उसको, या सभी पार्टनर्स हो जाए, कुछ भी ऐसे चेंजेस आए कि फर्म को कंपलसरी बिजनेस को बंद करना पड़े, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, वॉलंटरी इन नेचर भी होती है एज वेल एज कंपलसरी इन नेचर भी हो जाती है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखो आपको डिफरेंस पता है, फिर भी हम एक बार अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने प्रॉपर नोट्स में लिखा है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए कि मीनिंग क्या है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का, एंड ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स एंड क्लोजर ऑफ द फर्म। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या है, चेंज इन बिजनेस रिलेशनशिप। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यूएशन की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस कंटिन्यू नहीं होता, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस कंटिन्यू होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बुक्स क्लोज्ड होती है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बुक्स में नेसेसरी चेंजेस किए जाते हैं। ठीक है, अगर हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स की बात करें तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में असेट्स ऑफ फर्म आर रियलाइज्ड एंड लायबिलिटीज आर सेटल्ड, मींस पे ऑफ की जाती है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया जाता है। नेचर मैंने अभी आपको बताया है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म जो है वॉलंटरी और कंपलसरी हो सकती है, जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वॉलंटरी इन नेचर होती है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप भी होगा। ठीक है ना, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म आल्सो मींस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, whereas dissolution of partnership may or may not involve the dissolution of firm। क्लियर? चलिए इसके अलावा पढ़ते हैं। अब देखो जब हम बुक्स को क्लोज्ड कर रहे हैं, जब हम बुक्स को क्लोज्ड कर रहे हैं तो उस टाइम में हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, उस टाइम में हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं। यहाँ पे जब भी बुक्स को क्लोज्ड किया जाता है तो वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। अब देखो हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पे हम क्या सीखने जा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ अकाउंट विच इज ओपन्ड टू रियलाइज आवर असेट्स एंड पे ऑफ द लायबिलिटीज। जो हम अपने असेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए बनाते हैं उसे हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? दूसरा हम यहाँ पे बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और चौथा यहाँ पे बनता है बैंक और कैश। क्वेश्चन क्या है सर, क्या इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी? बेटा बैलेंस शीट बनती है कंटिन्यूअस बिजनेस की, जब बिजनेस ही बंद हो रहा हो तो बैलेंस शीट कहां से बनेगी। क्लियर? तो रियलाइजेशन अकाउंट हमने क्या पढ़ा कि अकाउंट विच इज ओपन्ड या which is prepared at time of
डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टू रियलाइज द असेट्स, असेट्स को रियलाइज करने के लिए, एंड पे ऑफ द लाइबिलिटीज, पे ऑफ द लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए जो भी हम अकाउंट ओपन करते हैं उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। अब ये रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है, वो सारी चीजें हम डिटेल में समझेंगे। बट यार पहले बता रहा हूं, क्लास में भी चांस आज थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, बट आज की क्लास अगर आपने ध्यान से समझ ली तो 70% चैप्टर तो आज ही खत्म हो जाएगा। 70%। देखो अब इतना तो आपको करना पड़ेगा ना, तो 1 घंटे की बात है, ध्यान से बैठ के पढ़िए, ध्यान से समझिए सारी चीजें। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे होता है। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी, आपको एक बैलेंस शीट गिवन होगी और नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट्स गिवन होगी जिसमें आपको बताया होगा कि आप अपने असेट्स को सोल्ड आउट कर रहे हो, पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है, लाइबिलिटीज को कैसे पे ऑफ कर रहे हो, वो सारी चीजें बताई होगी। बट सबसे पहले आपको क्या गिवन होगा, आपको गिवन होगा आपकी बैलेंस शीट। अब जैसे ही आपको पता है कि आपकी बैलेंस शीट बनानी है, आपको सॉरी बैलेंस शीट दी हुई है और ये क्वेश्चन किसका है, डिसोल्यूशन का है, तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले अपने अकाउंट्स बनाने होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट और साथ ही साथ बैंक अकाउंट। आपको ये 4 अकाउंट ओपन करने हैं, ठीक है ना। अगर पार्टनर्स लोन नहीं दिया हुआ तो आप उस लोन को रहने दीजिएगा, तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट, ये 3 अकाउंट बनाने होंगे फिर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में होता क्या है, क्वेश्चन में आपको गिवन होगा इस तरह से बैलेंस शीट, तो अब हम कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्या क्या प्रिकॉशंस रखेंगे, वो सारी चीजें हम डिटेल में समझ रहे हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपका ट्रांसफर। सबसे पहले है ट्रांसफर ऑल असेट्स, ठीक है, एक्सेप्ट, कौन कौन से असेट्स को छोड़ के, देखो ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश, कैश को छोड़ दीजिए, बैंक को छोड़ दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है। फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स कौन से होते हैं, जैसे आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, इन सारे असेट्स को छोड़ दीजिए। तो आपको सारे असेट्स, इन अदर वर्ड्स ऑल द असेट्स विच कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको हम मनी की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, आर डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में एट देयर बुक वैल्यू, जो भी उनकी बुक वैल्यू है उस पे हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पुट कर देते हैं। और आपकी जर्नल एंट्री क्या बनती है, आपकी जर्नल एंट्री बनती है ऑल असेट्स अकाउंट डेबिट, यानी सॉरी आपको रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड में ट्रांसफर करना है, डेबिट साइड, तो आपकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, जितने भी असेट्स हैं इंडिविजुअली आप सारे असेट्स को लिख लोगे, ठीक है, जितने भी आपके असेट्स हैं उनको इंडिविजुअली लिख लीजिए। अब आपका मतलब, मेरा मतलब क्या हुआ, मेरा मतलब हुआ कि आपके जैसे ये देखो, यहां पे ध्यान से देखना, थोड़ा सा टाइम लगता है समझने में पर बहुत आसान है। आपके सारे असेट्स यानी कैश को छोड़ दीजिए, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट बैलेंस को छोड़ दीजिए या फिक्टिशियस असेट्स को, तो आप ये 2 आइटम छोड़ दोगे। आप किस किस को ट्रांसफर करोगे, स्टॉक को, इन्वेस्टमेंट को,
डेटर्स को, प्लांट एंड मशीनरी को, बिल्डिंग को, गुडविल को, इन सबको रियलाइजेशन, गुडविल को भी सर आपने सिखाया था कि गुडविल कैन नॉट बी शोन इन द बुक्स एज एन असेट्स। वो बेटा मैंने कब सिखाया था? रिकंस्टिट्यूशन ऑफ फर्म में। अब यहां पे क्या हो रहा है? फर्म डिजोल्व हो रही है, तो गुडविल कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी। गुडविल को भी मार्केट में बेचा जा सकता है, इसलिए हम गुडविल को भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पुट करेंगे। ठीक है, तो जितने भी असेट्स है आपके, आप यहां पे पुट कर दोगे टू सन्ड्री असेट्स। टू सन्ड्री असेट्स कौन कौन से? जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया आपका, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, गुडविल हो गया। इन सब का टोटल, इन सब का टोटल जो भी इनकी बुक वैल्यू है उसका टोटल आप आउटर कॉलम में लिख दोगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? सबसे पहला स्टेप आपका यही है, ट्रांसफर ऑल द असेट्स, ट्रांसफर ऑल द असेट्स which can be realized in terms of money to the debit side of the realization account। realization account के debit side हम put करेंगे and at the book value। ठीक है सर, अगर किसी असेट्स पे कोई आपका प्रोविजन बना हुआ है, जैसे आप यहां पे देखो आपके डेटर्स के ऊपर क्या बना हुआ है? प्रोविजन बना हुआ है। डेटर्स के ऊपर क्या है? प्रोविजन बना हुआ है। या कई बार इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ होता है, तो ये दोनों पॉइंट्स आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पुट कर दोगे। ठीक है, ये कहां पे पुट कर दोगे? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो आप यहां पे लिख दोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ठीक है, आप असेट्स की पूरी वैल्यू रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पुट करोगे। अगर उसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन बना हुआ है तो उस प्रोविजन को आप रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पुट कर दोगे। क्लियर, इतना समझ में आया? पक्का? देखो इसकी एंट्री क्या कर सकते हो आप? इफ देयर इज any provision, if there is any provision against some assets, some assets, ठीक है, like provision for doubtful debts, आपका IFF, तो these provision are credited to रियलाइजेशन अकाउंट। हम इन प्रोविजन को क्या कर देंगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड लिख देंगे। ठीक है, वही मैंने जो अभी आपको समझाया वही पॉइंट लिख रहा हूं ताकि आपके नोट्स अच्छी तरीके से बन सके। तो आपके लिए एंट्री क्या होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स डेबिट, ठीक है, IFF डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर सर? कंफर्म? अब और चलते आगे। अगर सर बिजनेस में कैश और बैंक दोनों दे रखे हैं तो आपकी मर्जी है, आप चाहे कैश अकाउंट बनाओ चाहे आप बैंक अकाउंट बनाओ। ठीक है, मान के चलिए आपने बैंक अकाउंट बनाया, तो बैंक अकाउंट का बैलेंस तो आप यहां लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैंक का बैलेंस है, और कैश का अमाउंट भी आप यहीं पे लिख दोगे। अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो तो कैश का बैलेंस लिख देना और बैंक अकाउंट लिख देना। क्लियर? कंफर्म? सर उसके बाद कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अगर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा? उसको राइट ऑफ कर देंगे उसको। इफ देयर इज एनी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या
प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, अगर कोई है तो आर डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें हम डेबिट कर देंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, इस तरह से हम, अब हमने करा क्या, हमने अपनी पूरी बैलेंस शीट को, सॉरी बैलेंस शीट का, अभी बैलेंस शीट की असेट साइड को हमने रियलाइजेशन अकाउंट में पुट किया। रियलाइजेशन अकाउंट में कौन से असेट्स ट्रांसफर करें? विच कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर कैश और बैंक है तो उनको उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करा, और अगर हमारे पास कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हमने उसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट बैलेंस, जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्लियर, कंफर्म? तो आपको यहां तक का स्टेप समझ में आ गया, पहला पार्ट क्लियर, ये वाला भी क्लियर। अब चलते हैं लाइबिलिटीज साइड। लाइबिलिटीज में अब ध्यान से सुनिएगा, ऑल द लाइबिलिटीज विच आर रिलेट, ऑल द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, जो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का मतलब क्या है? जो आपको आउटसाइडर्स को पे करनी है, वो लाइबिलिटीज आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करोगे। अब उसमें कौन कौन सी चीजें छोड़नी है, ध्यान से समझना ये भी। ठीक है, देखो क्रेडिटर्स आपकी आउटसाइड लाइबिलिटीज है, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। बिल्स पेबल रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अगर पार्टनर्स का स्पाउस का लोन है, देखो यहां पे पार्टनर कौन है? ए और बी, तो मिसिज ए और मिसिज बी, ये क्या माना जाएगा? एक्सटर्नल लाइबिलिटीज मानी जाएगी। अगर बीज लोन है तो वो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज नहीं मानी जाती। क्लियर? उसके अलावा बैंक लोन, ये सारे अमाउंट आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दोगे। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है बेटा? ट्रांसफर ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। अब एक्सटर्नल में पार्टनर्स की कैपिटल नहीं आएगी, पार्टनर्स का लोन नहीं आएगा, कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं आएगा। तो ट्रांसफर ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टू क्रेडिट साइड, टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू, एट देयर बुक वैल्यू। ठीक है, उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर करेंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? आपकी एंट्री हो जाएगी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर? तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्रेडिट साइड लिख दिया, जैसे सन्ड्री क्रेडिटर्स। मैं कुछ आइटम्स लिख देता हूं, आप समझ जाना। ठीक है, बिल्स पेएबल, बैंक लोन एटसेट्रा। अब बचा क्या सर? अब बचा कैपिटल का बैलेंस। तो कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में पुट कर देंगे, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में पुट कर देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, पार्टनर्स का लोन, जैसे यहां पे आपको बीज लोन दिया हुआ है, तो ये बीज लोन आप अकाउंट बनाओगे और वहां पे आप इसका बैलेंस लिख दोगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर? कंफर्म सर? चलिए, अब बचा क्या सर? अगर कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, अगर कोई एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, जैसे आपका हो गया
जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, अगर कोई भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स है, ट्रांसफर ऑल एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ऑल एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, ठीक है, सच एज कौन कौन से, आपके जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व के अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इन सबको टू क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ऑल्ड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या होती है, आपकी एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो है डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और आपने इसको कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस, जनरल रिजर्व का बैलेंस, ठीक है। देखो मैंने आपको क्या क्या बताया, अभी आपको मैंने आपको कहा कि सबसे पहले आप अपने वो सारे असेट्स विच कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है, आर डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं बुक वैल्यू पे। सर फिक्टिशियस असेट्स हो तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से उनको राइट ऑफ कर देंगे, कैश और बैंक को उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर। लाइबिलिटीज के लिए हमने क्या सीखा कि अगर कोई जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड बुक वैल्यू पे, कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में, अगर कोई पार्टनर्स का लोन है तो उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। यहां तक के पॉइंट क्लियर, कंफर्म, सबको क्लियर है। चलिए अब देखो, अब स्टार्ट होता है, आपने सबसे पहले क्या करा, आपने अपनी पूरी बैलेंस शीट को रियलाइजेशन अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स लोन अकाउंट में और कैश और बैंक में शिफ्ट कर दिया। अब करना क्या है सर, अब एक एक करके सारी एडजस्टमेंट्स आपको पढ़नी है, एक एक करके आपको अपनी सारी एडजस्टमेंट्स पढ़नी है। अब सबसे पहले एडजस्टमेंट्स होती क्या है, सबसे पहले आपके लिए होगा, सबसे पहले होगा रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, आप अपने असेट्स को रियलाइज करोगे, रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, जितने भी आपके असेट्स है आप उसको रियलाइज करोगे। सबसे पहले इफ दे रियलाइज्ड, दे आर रियलाइज्ड इन कैश, अगर जो भी असेट्स आपके कैश में रियलाइज्ड होंगे, अगर आपके जो भी असेट्स कैश में रियलाइज होंगे तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहां पे ध्यान से समझने वाली बात है, अगर आपने लिख दिया, मान लो मशीनरी सोल्ड फॉर 10,000 रुपीज है, आपने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 10,000 रुपीज, आपका क्वेश्चन गलत। क्यों? क्योंकि आपने मशीनरी अकाउंट को क्लोज कर दिया था, कब, जब आपने उसको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड ट्रांसफर करा था। ठीक है, तो याद रखिएगा जब भी कोई असेट्स रियलाइज होगा इन कैश तो आपकी एंट्री होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एट रियलाइज्ड वैल्यू, एट रियलाइज्ड वैल्यू। देखो आपकी बुक वैल्यू कुछ भी हो, आपको ये देखना है आपके असेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू क्या है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, आप यहां पे क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट, असेट्स रियलाइज्ड, असेट्स रियलाइज्ड, जितने भी असेट्स रियलाइज्ड है, जैसे आपका प्लांट एंड मशीनरी है, गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग है, डेटर्स है, जो जो आपके असेट्स रियलाइज हो रहे हैं, जिस भी वैल्यू पे रियलाइज्ड हो रहे हैं,
आप रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दोगे और इनका टोटल आप बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिख दोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट्स रियलाइज्ड। ठीक है, क्लियर। देखो, असेट्स रियलाइज होने के तीन तरीके हो सकते हैं। असेट्स में बी रियलाइज्ड इन कैश, असेट्स में बी टेकन ओवर बाय द पार्टनर और असेट्स में बी सेटल्ड अगेंस्ट सम लायबिलिटीज। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा, इफ असेट्स आर रियलाइज्ड इन कैश तो इट मींस बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक आपका इंक्रीज हो रहा है और आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। क्लियर, कंफर्म। सेकेंड एंट्री होती है, इफ पार्टनर एग्री टू टेक ओवर, इफ पार्टनर एग्री टू टेक ओवर असेट्स। अगर पार्टनर किसी असेट्स को टेक ओवर कर रहा है, अगर पार्टनर किसी असेट्स को टेक ओवर कर रहा है तो हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि अगर पार्टनर असेट्स को टेक ओवर कर रहा है, इसका मतलब फर्म उसकी कैपिटल को उतने अमाउंट से डेबिट कर देगी। क्लियर, तो आपके लिए एंट्री क्या बन जाएगी, अगर पार्टनर कोई असेट्स टेक ओवर कर रहा है तो हम पार्टनर्स रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट असेट्स टेकन ओवर बाय हिम, असेट्स टेकन बाय हिम, जितने भी एसेट्स लिया है और उसकी कैपिटल को हम डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन एसेट्स। देखो, अभी आप कंसेप्ट को ध्यान से समझो, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हम दोबारा से इन सारी चीजों को रिवाइज करेंगे, पर एक बार लॉजिक तो यहीं पे समझना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हमारा पॉइंट क्या हुआ कि अगर एसेट्स रियलाइज हुआ इन कैश तो हमारी एंट्री हुई बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर पार्टनर एग्री टू टेक ओवर द असेट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। और सर अगर वो असेट्स, इफ assets is settled against, if assets is settled against some liabilities, अगर कोई असेट्स किसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट सेटल हो जाए, मान लो आपकी मशीनरी की वैल्यू थी 40,000 रुपीज, एक क्रेडिटर जिसकी वैल्यू 50,000 रुपीज थी, उसने कहा सर आप कैश देने के बजाय मुझे अपनी प्लांट एंड मशीनरी दे दीजिए, तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी इज सेटल्ड अगेंस्ट द क्रेडिटर। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री, कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करेंगे अगेंस्ट द सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ द लायबिलिटीज। ठीक है, हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। अगर सर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स हो, कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स हो तो उसका ट्रीटमेंट भी यही होगा। अनरिकॉर्डेड असेट्स का मतलब क्या है, अगर अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज्ड इन कैश तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर एग्री टू टेक ओवर द अनरिकॉर्डेड असेट्स तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, और अगर किसी अनरिकॉर्डेड असेट्स के अगेंस्ट हमने कोई लायबिलिटीज पे ऑफ कर दी तो नो एंट्री। क्लियर, समझ में आया, कंफर्म। देखो आप ध्यान से समझिए, इन बातों को ध्यान से समझिए थोड़ा सा। मैंने आपको क्या समझाया कि आप जो बुक वैल्यू है, जो भी आपकी बुक वैल्यू है, असेट्स की बुक वैल्यू, आप वो डेबिट साइड लिखोगे। असेट्स की जो रियलाइज्ड वैल्यू है या जिस वैल्यू पे पार्टनर ने टेक ओवर किया है, हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर मान के चलो बुक वैल्यू है 90,000 और हमने असेट्स रियलाइज किया 80,000 में, तो हमें 10,000 का लॉस हो रहा है ना, हो रहा है। अब देखो यहाँ पे 90,000 लिखा हुआ है और यहाँ पे 80,000 लिखा है, तो इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट कितने से डेबिट हो रहा है, 10,000 रुपीज, ऑटोमेटिक डेबिट ऑल द लॉस, डेबिट ऑल द लॉस। अगर किसी लाइबिलिटी, किसी एसेट्स की वैल्यू है 1 लाख और वो सेटल्ड हुआ 1,50,000 में, तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है,
50,000। यहाँ पे भी तो देखो, इस पॉइंट के थ्रू भी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 50,000 रुपीज से। तो याद रखिए, आप असेट्स की बुक वैल्यू को हमेशा डेबिट करोगे और असेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू को आप हमेशा क्रेडिट करोगे। इतना टॉपिक समझ में आया? बताइए। चलिए, अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स भी हो तो उसके लिए भी यही ट्रीटमेंट होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको बहुत ध्यान से नोट करने हैं, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ध्यान से, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको ध्यान से, क्योंकि मैं देखो टाइम लगा रहा हूं, टाइम लग रहा है, अगर डिटेल में पढ़ना है तो टाइम लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना भी इन बातों को। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट रियलाइजेशन ऑफ टेंजिबल असेट्स, टेंजिबल असेट्स, वी एज्यूम्ड डेट assets is realized at book value। अब ये कंसेप्ट इस बार आपको 100% एग्जाम में आएगा, क्योंकि सीबीएसई ने इस बार चेंज किया है, इस बार सीबीएसई ने इसको चेंज किया है। अगर किसी भी टेंजिबल असेट्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी, मान के चलो आपके पास स्टॉक था, स्टॉक की बुक वैल्यू थी 40,000 रुपीज, बट उसकी रियलाइज्ड वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बताया, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि इस असेट्स को रियलाइज भी 40,000 रुपीज में ही किया होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द रियलाइजेशन ऑफ एनी टेंजिबल असेट्स, वी एज्यूम दैट असेट्स इज रियलाइज्ड एट द बुक वैल्यू। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? इफ there is no information about realization of intangible assets, किसी भी इंटेंजिबल असेट्स के बारे में, जैसे मान लो गुडविल है या पेटेंट्स है, ठीक है, किसी भी इंटेंजिबल असेट्स के बारे में, रियलाइजेशन के बारे में कुछ भी नहीं माना, तो हम क्या मानेंगे? वी एज्यूम्ड डेट रियलाइजेबल वैल्यू, रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ डेट असेट्स, ऑफ डेट असेट्स आर निल। ठीक है, हम ये एज्यूम कर लेंगे कि उस असेट से हमें कुछ भी रियलाइज्ड नहीं हुआ। पहला पॉइंट मैंने क्या बोला? अगर टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो आप उसको बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लोगे, बट अगर इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बताया तो हम उसकी रियलाइज्ड वैल्यू निल मान। क्लियर? ये तो थी कहानी किसकी? रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स की, चाहे वो रिकॉर्डेड हो चाहे वो अनरिकॉर्डेड हो। अब सेकंड बात आती है आपके लिए पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज की, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, एक ही बात है। ठीक है, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज के बारे में। अब पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज का पहला पॉइंट क्या है? इफ लाइबिलिटीज आर रियलाइज्ड, इफ लाइबिलिटीज आर, सॉरी रियलाइज्ड वो पेमेंट, इफ लाइबिलिटीज आर पेड इन कैश, अगर हमने लाइबिलिटीज को कैश में पे ऑफ किया है, अगर देखो लाइबिलिटीज को कैश में पे कर रहे हैं, तो आपकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, टू कैश अकाउंट या
बैंक अकाउंट, जितने भी आपने पेमेंट करी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट आपका डेबिट साइड आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, जो भी आपने लाइबिलिटीज पे करी है। और बैंक अकाउंट में आपका क्रेडिट साइड आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। क्लियर, कंफर्म। दूसरा पॉइंट क्या है सर, अगर पार्टनर एग्री टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, इफ पार्टनर एग्री टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, पार्टनर ने कहा कि मैं लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दूंगा, यानी पार्टनर एग्री टू पे द लाइबिलिटीज, पार्टनर ने कहा इस लाइबिलिटीज को मैं पे कर दूंगा। मान के चलो किसी पार्टनर का स्पाउस का लोन था, मिसेस बी का लोन था जैसे इस क्वेश्चन में, और बी एग्री टू पे ऑफ द मिसेस बी लोन, तो हम ये अमाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतना अमाउंट हम पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आपके लिए क्या होगा यहां पर, रियलाइजेशन अकाउंट में आप लिख दोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड, पार्टनर एग्री टू पे, पार्टनर एग्री टू पे लाइबिलिटीज, जो जो लाइबिलिटीज वो पे कर रहा है, ठीक है, जिस वैल्यू पे कर रहा है। और रियल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिख देंगे रियलाइजेशन अकाउंट। याद रखिए मैंने अभी अभी बोला है आपको, अगर आपने एंट्री कर दी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो गलत होगी वो एंट्री, क्योंकि आप क्रेडिटर और असेट्स, जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज है, आप उनको क्लोज्ड कर चुके थे बाय ट्रांसफरिंग देम टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो इसलिए जब भी आप लाइबिलिटीज को पे ऑफ करोगे, आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, या पार्टनर पे कर रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके लिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इफ a liability, if a liability is settled against some assets, अगर कोई भी लाइबिलिटी किसी असेट्स के अगेंस्ट सेटल होती है, तो यहां पर क्या होगा, वही नो एंट्री। अभी तो हमने पढ़ा था रियलाइजेशन में कि अगर कोई असेट्स किसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट सेटल हो जाए, या कोई लाइबिलिटीज किसी असेट्स के अगेंस्ट सेटल हो जाए, बात तो एक ही है। तो इसका मतलब वी डू नॉट मेक एनी जर्नल एंट्री रिगार्डिंग द रियलाइजेशन ऑफ असेट्स एंड पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज। क्लियर, कंफर्म। अब यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर, अगर किसी भी लाइबिलिटीज की, अगर किसी भी लाइबिलिटीज की पेमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो डेट लाइबिलिटीज आर पेड एट द बुक वैल्यू। ठीक है, इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, if there is no information about payment of any liability, अगर किसी भी लाइबिलिटीज की पेमेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, वी एज्यूम्ड डेट लाइबिलिटीज आर पेड एट बुक वैल्यू, उस लाइबिलिटीज को हम बुक वैल्यू में पे ऑफ कर देते। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन।
अगर हमें पार्टनर्स के लोन को पे करना है तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी पार्टनर्स के लोन में हम लिख देंगे बैंक अकाउंट। यहाँ पे भी कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, वो पॉसिबिलिटीज हम क्वेश्चंस के साथ समझेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। क्लियर। फिर आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है रियलाइजेशन एक्सपेंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा आपके लिए, रियलाइजेशन एक्सपेंस। अब ये सर रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होती है, कई बार जब हम फर्म्स को क्लोज्ड करते हैं तो देयर आर सम एक्सपेंस विच आर इंकर्ड इन द प्रोसेस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म की डिसोल्यूशन में कुछ एक्सपेंसेस इन्वॉल्व हो जाते हैं, उसे हम रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। वैसे रियलाइजेशन एक्सपेंस में मैं आपको एक सेपरेट डिटेल्ड वीडियो पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। आने वाली 2-3 क्लासेस में ही मैं आपको एक इसके ऊपर सेपरेट क्लास दूंगा, क्योंकि वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट यहाँ पे अभी हम 2 पॉइंट्स ही लेते हैं। अभी हम यहाँ पे 2 केस ले रहे हैं। फर्स्ट क्या है, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड इन कैश। अगर हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस को कैश में पे ऑफ किया है तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि फर्म के लिए क्या है, खर्चा है, फर्म पे कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट और बैंक अकाउंट को क्रेडिट, ठीक है। क्लियर। तो आप यहां पे क्या लिख दोगे, बैंक अकाउंट एक्सपेंस। और रियलाइजेशन अकाउंट में भी आप, सॉरी बैंक अकाउंट में भी आप क्रेडिट साइड लिख दोगे रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंस। क्लियर, कंफर्म। बट सर, बट अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा हूं, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा हूं तो आपकी एंट्री क्या होगी, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड बाय पार्टनर। पार्टनर ने पे कर दिया, ठीक है, पार्टनर कह रहे हैं मैं पे कर दूंगा, चिंता मत करिए, तो उसके लिए एंट्री क्या है। देखो यहां पे मैंने फिर बताया रियलाइजेशन एक्सपेंस अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं डिटेल में अलग से पढ़ाता हूं। बट अभी फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमने 2 केस ले लिए कि रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड इन कैश, तो रियलाइजेशन टू बैंक, और पार्टनर एग्री हो गया पे करने के लिए, तो उतना अमाउंट हम पार्टनर्स के कैपिटल में लिख देंगे, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। तो आप रियलाइजेशन में डेबिट साइड लिख दोगे ये एंट्री, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल के नाम से आ जाएगी, और कैपिटल अकाउंट में आप यहाँ पे रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से आ जाएगी जिस भी पार्टनर ने पे किया है। क्लियर। अब देखो, आपने अपनी सारी लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर दिया, अपने सारे एसेट्स को रियलाइज कर लिया, अब बारी किसकी आती है, अकाउंट्स को क्लोज करने की। तो अकाउंट्स को क्लोज करने का प्रोसेस वही है, अगर रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड ग्रेटर है तो इसका मतलब फर्म को प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोजिंग ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे इफ क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। इसका मतलब क्या है, फर्म अर्न्स प्रॉफिट, फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इसके लिए आपकी एंट्री क्या होगी, इसके लिए आपकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप रियलाइजेशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दोगे। सर अगर डेबिट साइड बढ़ी हुई, इफ डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड, इसका मतलब फर्म इंकर्ड लॉसेस, फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ, और फर्म को लॉस हुआ तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना। अगर आपको पता है कि अगर क्रेडिट साइड बड़ी है तो फर्म को क्या होता है, प्रॉफिट होता है, तो हम वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए और बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर लॉस हुआ तो लॉस ट्रांसफर टू डेबिट साइड ऑफ ए एंड बी इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। या तो आपका लॉस आएगा या प्रॉफिट आएगा, एक अमाउंट आएगा आपका। प्रॉफिट आया तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रियलाइजेशन प्रॉफिट, और लॉस आया तो उसको डेबिट साइड रियलाइजेशन लॉस। क्लियर, कंफर्म, समझ में आया। दूसरे नंबर पे देखो, पहले हम क्लोज करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड नंबर पे हमने पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स का लोन तो हम पे ऑफ कर चुके। थर्ड नंबर पे हम पार्टनर्स की कैपिटल को पे ऑफ करते हैं। अब यहां पे क्या है, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड कम है तो पार्टनर विड्रॉ द कैश, पार्टनर विड्रॉ कैश, पार्टनर कैश को विड्रॉ करेगा। और पार्टनर कैश को विड्रॉ करता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आपकी एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फाइनल पेमेंट। ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर मान के चलिए इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, अगर डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है तो पार्टनर कैश लेकर आएगा, पार्टनर कैश लाएगा तो आपकी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कंफर्म। तो आपने अपने कैपिटल को भी क्लोज कर लिया और फिर आपने बैंक अकाउंट का टोटल किया। अब यहां पे आपका बैंक अकाउंट का टोटल इक्वल होगा दोनों साइड का। देयर इज नो बैलेंस इन द बैंक अकाउंट, क्यों, जितना आपके पास कैश था और जो भी आपने असेट्स रियलाइज करके कैश अर्न किया, ठीक है, उससे आपने अपनी सारी लायबिलिटीज पे करी, पार्टनर्स का लोन पे करा और पार्टनर्स की कैपिटल को भी पे ऑफ किया। क्लियर, समझ में आया। अब यहां पे देखो एक बार दोबारा से रिकॉल करते हैं, हमने सबसे पहले क्या सीखा, हम अपने सारे टेंजिबल असेट्स विच, सॉरी टेंजिबल कह रहा हूं, ऑल द असेट्स विच कैन बी रियलाइज इन टर्म्स ऑफ मनी आर ट्रांसफर्ड टू डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड हम बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करते हैं। जितने भी आपके फिक्टिशियस असेट्स है जैसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड आएगा। क्लियर। उसके अलावा अगर पार्टनर्स की कैपिटल का डेबिट बैलेंस है या करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो वो पार्टनर्स की कैपिटल या करंट अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर कर देंगे। कैश और बैंक को हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जितनी भी लाइबिलिटीज, जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है जो आपको आउटसाइडर्स को पे करनी है, उसको रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड एट देयर बुक वैल्यू, पार्टनर्स की कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। उसके अलावा अगर कोई पार्टनर्स का लोन है तो हम उसको सेपरेट अकाउंट बनाते हैं। क्लियर। इस तरह से हम अपनी सारी लायबिलिटीज और असेट्स
जो भी बैलेंस शीट के सारे आइटम्स हैं हम उनको क्लोज्ड कर देते हैं बाय ट्रांसफरिंग देम इनटू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। उसके बाद हम सबसे पहले अपने एसेट्स को रियलाइज करते हैं, और एसेट्स की रियलाइजेशन में हमने क्या सीखा, अगर कोई भी रिकॉर्डेड या अनरिकॉर्डेड एसेट्स है और वो कैश में रियलाइज हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्टनर एग्री टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, सॉरी टू टेक ओवर द एसेट्स, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई एसेट्स किसी लाइबिलिटीज के अगेंस्ट सेटल होता है तो हम उसकी कोई भी एंट्री नहीं करते। यहाँ पे हमने ये भी सीखा, अगर टेंजिबल एसेट्स की रियलाइजिंग वैल्यू नहीं दी तो दे आर रियलाइज्ड एट द बुक वैल्यू, बट अगर इनटेंजिबल एसेट्स की कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं गिवन तो हम उसकी रियलाइज्ड वैल्यू को निल मान लेते हैं कि नथिंग इज रियलाइज्ड फ्रॉम डेट असेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप अकाउंट्स को क्लोज कर रहे हो सबसे पहले चेकआउट करो अपने सारे टेंजिबल एसेट्स को कि क्या वो सारी चीजें रियलाइज्ड हो चुकी है या नहीं हुई। क्लियर, समझ में आया। फिर उसके बाद हम अपनी लाइबिलिटीज को पे करते हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। अगर वो पे इन कैश है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर पार्टनर एग्री टू पे ऑफ द लाइबिलिटीज, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई लाइबिलिटीज किसी एसेट्स के अगेंस्ट सेटल हो गई तो हम उसकी कोई भी जर्नल एंट्री पास आउट नहीं करते। यहाँ पे हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या सीखा, हमने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा कि अगर किसी लाइबिलिटीज की पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया तो दे आर पेड एट द बुक वैल्यू। क्लियर। पार्टनर्स को लोन पे करने के लिए हमने एंट्री करी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है। फिर अगर रियलाइजेशन अकाउंट में सारी चीजें करने के बाद जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, नहीं एक पॉइंट और है, रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में देखते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस में हमने क्या सीखा था, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड इन कैश है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय पार्टनर है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर, कंफर्म। इसके बाद हमने सबसे पहले अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज किया। क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो फर्म को क्या हुआ, प्रॉफिट हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर कर दिया। एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड तो इसका मतलब फर्म को क्या हुआ, लॉस हुआ, और लॉस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफर होगा। उसकी एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्लियर, आपने अपने रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर लिया, क्लोज कर लिया। उसके बाद आप अपनी कैपिटल को क्लोज करते हो। अगर क्रेडिट साइड, इफ क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट साइड, पार्टनर विड्रॉ द कैश, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इफ डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड, पार्टनर ब्रिंग सफिशिएंट कैश, पार्टनर ब्रिंग जो आपका डेफिसिट कैश था उसको लेकर आएगा और एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपके लिए कैपिटल अकाउंट भी क्लोज। रियलाइजेशन पार्टनर्स लोन अकाउंट हम क्लोज कर चुके थे। अब बैंक में मैंने आपको बताया कि डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू क्रेडिट साइड, देयर इज नो कैश बैलेंस, कोई भी बैलेंस नहीं रहेगा। इस तरह से हम अपनी बुक्स को क्लोज करते हैं। समझ में आया, कंफर्म। अब यहां तक आप आज पढ़ के रखिए। देखो मैंने आपको आज बहुत कंसेप्ट पढ़ाए हैं, आप ये सारी चीजें अच्छी तरीके से पढ़िए, ठीक है ना। सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए कि हम कैसे रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाते हैं, बैंक अकाउंट बनाते हैं, और उसके बाद जो आपकी जर्नल एंट्रीज थी एक एक करके सब कुछ नोट करते हुए चलिए, ठीक है। उसके बाद अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम
कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो आज हमने पढ़ा उसको हमें समझने में हेल्प करेगा। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही, पर ध्यान रखिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करो। देखो लाइक करने से हमें लगता है कि हाँ कुछ रिस्पॉन्स है, कुछ कमेंट किया करो, ताकि अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो भी कमेंट करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो।